अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग ना सुबह 11 बजे से स्टार्ट करी हूँ मैंने। आज छुट्टी का दिन है तो सब लोग घर में ही थे। यूजुअली ना छुट्टी के दिन हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाते हैं और फिर थोड़ा सा लेट ही हम लोग नाश्ता करते हैं। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ टेरेस पे। आज मैं सोच रही थी कि इस वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग कर दूँ। जब से हम इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं एक भी बार मैंने इसको क्लीन नहीं करी हूँ। और मशीन में ना जब कंटिन्यूअस कपड़े धुलते रहते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद इस तरह के स्टेन्स पड़ जाते हैं रबर पे, और ये नॉर्मल है। इसको ना टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार मैं ये वाला सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ, डॉक्टर बेकमैन का वॉशिंग मशीन केयर क्लीनर। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर्ड फॉर्म में भी। बहुत अच्छा होता है और इजी होता है इससे साफ़ करना। ये मेड इन जर्मनी है। बर्तन धोने के लिए जो हम लोग सॉफ्ट वाला स्पॉन्ज यूज़ करते हैं ना, तो नए स्पॉन्ज में से मैंने एक ये छोटा सा पीस कट कर ली हूँ। थोड़ा सा लिक्विड डाल के और फिर हल्के हाथ से मैं स्क्रब कर दूँगी। विद इन नो टाइम ये पूरे स्टेन्स जो है ना वो गायब हो जाएंगे। जिस तरह से हम अपने किचन के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की डीप क्लीनिंग करते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया, उसी तरह से वॉशिंग मशीन को भी टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप इस जमे हुए स्टेन्स को साफ़ नहीं करेंगे ना, कई महीने तक ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फिर बाद में साफ़ करने पर भी ये साफ़ नहीं होगा, एकदम मतलब परमानेंट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी इसको साफ़ करना। यहाँ पे देखिए दरवाज़े के पीछे कितनी सारी डस्ट जमा है। ये सब चीज़ों पे हमारी नज़र जाती ही नहीं है। हम बस कपड़े निकालते हैं और फैला देते हैं और फिर से दोबारा कपड़े लगा देते हैं इसमें। एक बार जब आप लिक्विड सॉल्यूशन से क्लीन कर लेंगे ना, तो फिर एक गीला कपड़ा लेके हल्के हाथ से पोंछ दीजिए दरवाज़ा वगैरह। अच्छा, वॉशिंग मशीन के नीचे वाला हिस्सा जब आप खोलेंगे ना, तो वहाँ पे आपको राइट साइड पे एक नॉब दिखेगा। और जब आप ये खोलेंगे तो इसमें से स्टार्टिंग में पहले पानी गिरेगा, जो कि नॉर्मल है। इसमें बेसिकली ना जैसे कोई पॉकेट में कॉइन रह गया या फिर कोई बटन टूट गई, तो वो सब है ना यहाँ आके जमा हो जाती है। तो डीप क्लीनिंग करते वक्त इस फ़िल्टर को भी ना एक बार ज़रूर से निकाल के क्लीन करना चाहिए। वॉशिंग मशीन को बाहर से मैंने अच्छे से पोंछ दी हूँ गीले कपड़े से। ये जो सोप डिस्पेंसर है ना, पीछे की तरफ हल्के हाथ से आप दबाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए, जो हम सोप यूज़ करते हैं वो अक्सर यहाँ पे जाके ना कोने कोने में जमा हो जाता है। तो इसको भी आप एक कोई पुराने टूथब्रश से रगड़ के साफ़ कर दीजिए। ये भी एकदम फटाफट से इजीली क्लीन हो जाता है। इस तरह से ना मशीन को 6 महीने में एक बार अगर हम साफ़ कर दें तो मशीन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। मतलब कपड़े जो हैं वो और साफ़ होके निकलते हैं और मशीन को जल्दी जल्दी फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लंबे टाइम तक आपका वो साथ देगी। तो अक्सर हमारे दिमाग से ना निकल ही जाता है कि हमें मशीन को भी डीप क्लीन करना है। डिटर्जेंट ड्रॉर क्लीन हो गया है, तो इसके अंदर वाला एरिया भी मैं हल्के हाथ से एक बार पोंछ दी हूँ। अब मैं सब फिक्स कर दूँगी अपनी जगह पे। अब जो लिक्विड सॉल्यूशन बाकी बचा था ना, वो पूरा आपको मेन डिटर्जेंट वाले ड्रॉर में डाल देना है। और इसको हम चलाएंगे 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये मशीन 1 घंटा 10 मिनट चलेगी। अब ये जो ड्रम के अंदर लाइम स्केल और जो साबुन के रेसिड्यूज़ वगैरह है ना, वो पूरा अंदर से क्लीन हो जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी मेहनत, और जो फाइनल रिज़ल्ट आप देखेंगे ना, एक चमकती हुई खुशबूदार वॉशिंग मशीन एज़ गुड एज़ न्यू, तो दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ देखिए हस्बैंड अपने नेनवा लेके परेशान हैं। ये पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना कि हम लोग ने 3-4 नेनवा तोड़े थे, पक के बिल्कुल रेडी हो गया था। तो ये ऐसे ही होता है, जब एक बार फलना स्टार्ट होता है ना तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन मसला क्या है कि इसको है ना क्लाइंब करने के लिए बराबर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये पीछे चला जा रहा है दीवार के उस तरफ। तो लास्ट वीक हम लोग गए थे मॉल, तो वहाँ से ना ये वुडन फ्रेम लेके आए थे। अब जब नेनवा बढ़ेगा ना तो इसके ऊपर चढ़ेगा।
तो जब उसको लदने के लिए मिल जाएगा ना तो फिर बहुत आराम से उसकी ग्रोथ होगी और ये पीछे की तरफ फिर नहीं जाएगा। ये देखिए सामने ही यहाँ पे 2 रेडी हो रहा है। अब देखते ही देखते अगले हफ्ते ये एकदम फुल साइज़ का हो जाएगा। और ये जो नेनुआ के बीज है ना, ये हम लोग इंडिया से मंगवाए थे 2 साल पहले। पुराने घर में भी यही बीज लगाए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा फला था माशाल्लाह, और इस घर में भी। और ये देखिए बहती गंगा में आरिज़ ने भी हाथ धो लिया। जब हम मॉल गए थे शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ से आरिज़ अपने लिए ये बास्केटबॉल हुक लेके आया था। अपना बॉल लेके आओ, हमको बताओ कितने ऊपर लगाना है। हस्बैंड का जो ऑफिस है वो 2 दिन ऑफ रहता है, सैटरडे और संडे, लेकिन 2 दिन में से 1 दिन किस तरह चले जाता है घर के पीछे पता ही नहीं चलता है। कभी घर का कुछ काम रहता है पेंडिंग वर्क, वो कर लेते हैं, कभी बच्चे अपना कुछ लेके चले आते हैं, अब्बा ये लगा दीजिए वो लगा दीजिए, और कुछ नहीं तो फिर हस्बैंड की गार्डनिंग तो है ही। आरिस डाल पा रहा है? आरिस ये कैसा है? तो अफान के लिए तो इजी है जी। हाँ, तो आरिस के हिसाब से बनेगा या अफान के हिसाब देखो। यस इधर लो, इधर लो, इधर लो, ये देखो, ये देखो, लाइक दिस। तो वो तो कूद के ही डालेगा ना, उसका थोड़ी जाएगा ऐसे। चलो, यस फाइनली 1 पॉइंट। हस्बैंड बच्चों के साथ नीचे बिज़ी हैं तो मैं सोची कि लाओ जल्दी से ऊपर जाके अपने बेडरूम की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। नहीं तो अभी मैं लंच बनाऊँगी और लंच खा के जैसे ही होगा ना तो हस्बैंड जल्दी से जाके बेड पे सो जाते हैं, और फिर मैं उनको कितना भी उठाऊँ कि उठिए उठिए बेडशीट चेंज कर दूँ तो वो उठ के नहीं देते हैं, कहते नहीं नहीं बहुत साफ़ एकदम चमक रही है, रहने दो। एक बार वो लेट गए ना खाना खा के तो फिर उनको कोई उठा नहीं सकता। जब 1 हफ़्ता हो जाता है ना बेडशीट को बिछे हुए तो मुझे अजीब सा होने लगता है कि अब लाओ चेंज कर दें। हालांकि बेडशीट साफ़ ही रहती है क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम ना नीचे ही रहते हैं, ऊपर सिर्फ सोने ही आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब 1 हफ़्ता हो गया, अब चेंज कर देना चाहिए। और मैं बेडशीट चेंज कर ही रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि लाओ मैट्रेस को भी टर्न कर देते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि मैट्रेस के कॉर्नर पे ना एक लेबल होगा जहाँ पे मंथ्स होंगे, हर 3 महीने पे इसको टर्न करने के लिए लिखा होगा। इससे क्या होता है कि एक तरफ से सोए सोए ना ये मैट्रेस अंदर धंस नहीं जाता है, रोटेट करने से मैट्रेस का जो लेवल है ना वो एकदम इवन रहता है। ओह फाइनली इस मैट्रेस को सीधा करते करते ना मेरी तो नानी नहीं दादी परदादी सब याद आ गई मुझे। एक मैट्रेस सीधा करना और दूसरा बेडशीट बिछाना, ये दोनों इतना डिफ़िकल्ट टास्क है कि मुझे लगता है कि अगर औरतें सिर्फ अच्छी तरह से ना ये गद्दा उठा उठा के भारी अगर चादर अंदर अच्छे से घुसा दें तो उन्हें जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ये बेडशीट मैंने अपनी बहन के ऑनलाइन शॉप से ली थी, टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन से। तो ये 2 पीस में आई थी, मतलब एक बेडशीट और दूसरा डुए कवर। लेकिन मैं डुए कवर की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे बहुत बोर होता है ये कवर चढ़ाना कंफर्टर पे, कभी कभी ओकेजनली बिछाती हूँ। आजकल मेरे नेक में काफ़ी पेन रहने लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब वीडियोस एडिट करती हूँ इसलिए जो है मेरी गर्दन दुखने लगी है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हालांकि मैं एक दिन में नहीं 2-3 दिन में एक वीडियो को एडिट करती हूँ। तो मेरी फ्रेंड कह रही है नहीं सिर्फ एडिटिंग की वजह से नहीं, अगर हम सही पिलो नहीं यूज़ करते हैं तब भी नेक पेन होता है। तो पिलो जो है ना हमेशा मेमोरी फोम वाली ही यूज़ करनी चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे ना ये ऑर्थोपेडिक पिलो गिफ्ट करी है। ये नेक और शोल्डर को तो सपोर्ट देती ही है सोने के टाइम, इसके अलावा इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन वाला फीचर भी है। मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब ज़रूरत होती है तो रिलीज़ कर देता है। तो इससे पूरी पिलो जो है रात भर कूल और कंफर्टेबल रहती है।
और बातों बातों में हस्बैंड के आने से पहले यहाँ पे मेरी बेडशीट भी चेंज हो गई है। रूम में अगर बेडशीट एकदम अच्छे से बिछी हो टाइट, तो एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी आती है और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। तुम क्या कर रहे हो? कार्ड्स खेल रहे हो? हाँ। और सूर्य याद कर लियो? इकरो। हाँ। सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ अरअयतल लज़ी यन्हा अबदन इज़ा सल्ला कल्ला अरअयत इन كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب। वेरी गुड माशाल्लाह। ऐसे सुना देना टीचर को ना। ठीक है। ज़ोहर का टाइम हो गया था तो मैं नहा के फ़्रेश हो गई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली और अब जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। आज छुट्टी का दिन है, सब लोग लेट नाश्ता किए थे तो अभी सबका पेट भरा हुआ है, वरना अभी तक सब लोगों को भूख लग जाती। आज लंच के लिए मैं सोच रही थी कि लाओ नेनुआ की सब्ज़ी बनाते हैं। तो कल हम जब यहाँ आए थे ना राउंड मारने के लिए, तो मैंने देखी थी कि 4 नेनुआ यहाँ पीछे की तरफ लटक रहा था, तो मैं सोची लाओ ये भी तोड़ लेते हैं तो फिर बना देंगे। लेकिन देखिए आज एक भी नेनुआ नहीं है यहाँ। कोई वर्कर्स वगैरह काम करते हैं तो आके तोड़ के लेके चले गए। इत्तेफाक से ये एक इकलौता नेनुआ यहाँ पीछे की तरफ रह गया कोने में, शायद दिखा नहीं होगा इसलिए ये बच गया, तो बस मैं यही तोड़ लेती हूँ। मैं सोची कि लाओ ये जो नेनुआ है इसको वेट करके देखते हैं कि वज़न में है कितना। तो ये 726 ग्राम था। 4 जो बाहर से गायब हो गया है उसको भी अगर हम मिला लेते तो 1.25 किलो 1.5 किलो हो ही जाता आराम से। खैर कोई नहीं, जो है उतना ही बनाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि फ़लक्स के बर्तन इंडिया में कब आएंगे, कोई टाइम फ्रेम बताइए कि कब तक इंडिया में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। तो देखिए हम भी लगे हुए हैं इसके पीछे, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ़लक्स के बर्तन इंडिया में अवेलेबल हों, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है ये, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेपर वर्क्स हैं, कस्टम क्लियरेंस होगा। इसके अलावा इंडिया में एक वेयर हाउस लेना होगा जहाँ सारे बर्तन रखे जाएंगे, कुरियर सर्विस अरेंज करनी होगी और बहुत सारे मतलब इस तरह के सेल्समैन और पूरी एक टीम बैठानी पड़ेगी जो पूरा मैनेज करे वहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड तो यहाँ होते हैं और यहाँ से रह के इंडिया में सारा कुछ अरेंज करना ये इतना इजी नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बर्तन इंडिया में पहुँच जाएँ। तो आप लोग अगर टाइम पूछ रहे हैं कि कितना लगेगा, तो मुझे ऐसा लगता है 4-5 महीने तो अभी और लग जाएंगे। जैसे ही होगा मैं आप लोगों को अपने चैनल से इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगी। नेनुआ की सब्ज़ी बनाने के लिए ना मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तेल जैसे ही गरम हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरे का बघार दी। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होगा तो फिर इसमें पतले कटे हुए लंबी लंबी प्याज मैं डाल दूँगी। और ये जो प्याज है ना, इसको डार्क कलर नहीं करना, एकदम ट्रांसल्यूसेंट रहनी चाहिए, तो इससे सब्ज़ी का कलर भी अच्छा आएगा, नहीं तो सब्ज़ी बहुत काली काली सी दिखेगी। और फिर ये सब्ज़ी डाल रही हूँ मैं इसमें।
इतनी ताज़ी, इतनी फ्रेश, इतनी अच्छी लग रही थी ना, एकदम ऑर्गेनिक। तो बस इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे नमक डाल के। नमक डालते ही ना पानी रिलीज़ होने लगेगा, तो फिर मैं कवर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको भूनूंगी जब तक कि इसका पानी रिलीज़ ना हो जाए। यहाँ पे हरी मिर्ची और लहसुन जो मैं साफ़ करके एक स्ट्रेनर वाले डब्बे में रखी रहती हूँ जिससे कि ये ख़राब ना हो, तो इनको जो है मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। थोड़ी सी हल्दी ऐड करी हूँ मैंने, एकदम ज़रा सी, क्योंकि मुझे पीला पीला कलर नहीं चाहिए सब्ज़ी का, नेचुरली ग्रीन कलर चाहिए, तो इसलिए बस एक चुटकी ही हल्दी डाली हूँ। और उसके बाद जो चॉपर में हरी मिर्ची और लहसुन चॉप किए थे वो डाल दी हूँ। मेरे पास कल रात का लेफ़्ट ओवर फूड भी रखा हुआ है। कल रात में मैंने दाल, चावल, रोटी और कीमा बनाई थी, जो थोड़ा बच गया है, तो वो भी इस टाइम मैं गरम कर लूँगी। और चावल मैंने राइस कुकर में धो के ऑन कर दी हूँ। इंडिया में जैसे नेनुआ इतना कॉमन है, हर जगह आसानी से मिलता है, वैसे दुबई में ना आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं सिर्फ अवेलेबल रहता है। हम लोग तो पाकिस्तानी ग्रॉसरी से जाके लेके आते हैं नेनुआ। अच्छा देखिए, इस सब्ज़ी में से ना पानी पूरा एवेपोरेट हो गया है, तो लास्ट स्टेप ये है कि इसमें 1 चम्मच भर के देसी घी डालना है और फिर थोड़ा सा इसको भूनना है। इससे जो है ना सब्ज़ी का फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाता है, बहुत अच्छी सी ना सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। एक बार आप लोग इस तरह से ट्राई करिएगा। तो बस इसको 2 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ताज़ी कटी हुई कोतमीर से हम लोग इसको एंड में गार्निश कर देंगे। अच्छा, पिछले व्लॉग में कई लोग बोल रहे थे कि आप इसको नेनुआ क्यों बोल रही हैं, इसको तो तुरई बोलते हैं। यूपी साइड में ना इसको नेनुआ बोला जाता है और मुंबई में धनिया की पत्ती को हम लोग कोतमीर बोलते हैं। तो बस यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। चावल भी हो गया था, मैंने राइस कुकर में डाल के ऑन कर दी थी, तो अब बस मैं इसको सर्व कर रही हूँ। जब कोई सब्ज़ी आपको मिलती नहीं है ना, तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा कदर होती है। तो उसी तरह ना नेनुआ यहाँ पे बहुत कॉमन नहीं है, तो हम लोगों को जब खाने को मिल रहा है ना तो बहुत अच्छा लगता है। शाम होते ही आरिस और उसके फ्रेंड्स खेलने चले जाते हैं पार्क में। आज यहीं जमावड़ा है। जब से घर में मैंने इंडोर प्लांट्स रखी हूँ तब से जितने भी बनाना घर में आते हैं तो खाने के बाद जो छिलका है वो सब मैं बच्चों से बोलती हूँ कि फेंको मत, सब यहाँ टेबल के ऊपर ला के रख दिया करो। कड़क धूप में जब ये सूख जाता है अच्छे से, तब इसको जो है छोटे छोटे पीसेस में कट करके फिर मैं इसको मिक्सर में सूखा ग्राइंड कर देती हूँ। तो ये सब जो है ना मैं प्लांट्स में डालती हूँ, बहुत फ़ायदा करता है। फ्रॉम वेस्ट टू फर्टिलाइज़र, और वो भी एकदम फ्री का। देखिए कितना अच्छा पाउडर बन के रेडी है। ए, क्या अकेले अकेले खेल रही हो? ये थोड़ा प्लांट्स में डाल दो। तुमको कौन बोला सूंघने के लिए उसको? बस डालो। अरे चुटकी से नहीं, थोड़ा ज़्यादा डालो। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के लिए ना ये बहुत ही बेनिफिशिएंट है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है जो प्लांट्स को हेल्दी बनाता है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे फ्री में फर्टिलाइज़र घर में बना सकते हैं।
तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।